तो आज हम पढ़ेंगे कि ईरान फाइनली रैटिफाई करने का सोच रहा है सीएफटी, यानी कि टेररिज्म को फंड करने वाली ऐसे नेशंस जिसमें ईरान खुद भी है, उसको ये रैटिफाई करने के बाद ईरान को अब टेररिज्म फ्री करने की बात की जा रही है। ऐसा यार, दैट इज इंटेंसिव रिवीजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्टोरल्स या इलेक्टोरल आप कह सकते हो रोल्स की जब हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर अब आप कह सकते हो पूरे देश की यहाँ पे SIR यहाँ पे कंडक्ट कराने की बात की जा रही है। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट देर आर सर्टन एस्पेक्ट्स विच नीड टू बी टच्ड। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन मैपिंग के लिए क्या प्रोसेस ले डाउन कर रहा है, उसमें क्या होगा वो डिस्कस करेंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड ग्रीन वॉल ऑफ आंध्र प्रदेश जो कि अब बॉर्डर यानी कि कोस्ट लाइन को कवर करने वाली है, कैसे ये आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी एंड मल्टीपल चीजों पे रेजिलियंस भी बिल्ड करने वाली है, उसको डिस्कस करेंगे। एंड बे ऑफ बंगाल वेदर सिस्टम जो है वीकन होता हुआ नजर आ रहा है। कल के न्यूज़पेपर में हमने देखा था कि एक साइक्लोन लाइक सिचुएशन जो है डेवलप होने की बात हो रही थी बे ऑफ बंगाल से, जो कि बहुत पावरफुल होगी, बट धीरे धीरे करके देखेंगे कि अब नई जो न्यूज़ है वो क्या कह रही है वेदर सिस्टम को लेकर। एंड लद्दाख की स्टेटहुड के ऊपर क्या अपडेट आया है रिसेंटली, उसको डिस्कस करेंगे। एंड एशियन समिट प्लस अब दीपावली के ऊपर या उपलक्ष्य में ट्रंप ने मोदी जी को कॉल किया था, डिफरेंस क्या क्या है दोनों की बातों में, उसको डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली टेपा जो कि अब 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट सर्टन कंट्री से इंडिया की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसको डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली केरला नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली बन गई है इंडिया की पहली ऐसी स्टेट जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्त है। एंड कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं IT एक्ट के या IT रूल्स के अंडर, स्पेसिफिकली अगर बात करें विद रिस्पेक्ट टू AI लेबल्ड कंटेंट। तो ये इन कॉन्टेक्स्ट होगा कि आप कह सकते हो कि दिल्ली हाई कोर्ट का भी कल एक डिसीजन आया है जहां पे हम सदगुरु की बात कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड ये जो डिसीजन आया है कि उनके डीप फेक्स को यूज करके वीडियोस बनाई जा रही थी, है ना। तो अब आप देख सकते हो कि फाइनली अब लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू डीप फेक्स एंड गवर्नमेंट यहाँ पर क्या चेंजेस IT एक्ट के अंदर या रूल्स के अंदर लेकर आ रही है, वो डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 23 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स एंड उससे जुड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू द हिंदू, हमारा जो सोर्स है वहां से हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आपकी न्यूज क्या है? ईरान रैटिफाइज लॉ टू ज्वाइन UN कन्वेंशन अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग। ठीक है, तो टेरर फाइनेंसिंग में आपको खुद पता है कि पहले आप देखोगे कि ईरान के कॉन्टेक्स्ट में अभी भी कितना ज्यादा न्यूज में सब कुछ रहा। अब्राहम अकॉर्ड्स हमने डिस्कस किया है ना। एंड यूनाइटेड नेशंस की जो ट्रीटी है व्हेन इट कम्स टू जो न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट की जब हमने बात की थी, इवन न्यूक्लियर एनरिचमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की थी। हालांकि अभी जो इस टाइम पे पावर में ईरान में गवर्नमेंट है लास्ट 1 साल से, वो खुद से यही चाहते हैं कि उनका रिलेशन वेस्ट के साथ सही हो। पर अगर आप देखोगे यही चीज को अब सामने आ रहा है कि बार बार रिपीटेडली कि लोग की बात तो वो सुनना चाहते हैं कि हम वेस्ट के साथ अच्छे रिलेशन रखें एंड बैंकिंग सिस्टम जो है वहां पे भी हम सिचुएशन बेटर कर सके ईरान के अंदर। अब इससे क्या होगा कि जब CFT को अगर ईरान साइन भी कर देता है या रेटिफाई भी कर देता है एट ऑल लेवल्स, तो इंडिया के साथ है इवन की जो ट्रेड कंडक्ट कराना ओवरऑल, जैसे रशिया हो गया, चाइना के साथ जो कि लॉन्ग टर्म एलाइज है ईरान के, उनके साथ बिजनेस कंडक्ट करना ईरान के लिए आसान हो जाएगा। दूसरी चीज FATF की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो FATF के अंदर मल्टीपल जो हमारे पास लिस्ट होती हैं, उसके अंदर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ब्लैक लिस्ट की, ठीक है, जिसके अंदर नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार अभी करंटली भी है अलॉन्ग विद ईरान, जिसमें 2020 में वापस से ईरान को डाल दिया गया था। तो यही FATF की जो ब्लैक लिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि बिल्कुल ट्रेड इस कंट्री के साथ आपको कंडक्ट नहीं करना, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेररिज्म की फंडिंग हो रही है, ठीक है, या हो सकता है साइबर क्राइम्स के लिए वो फंडिंग के लिए पैसा जा रहा है ना। तो यहाँ FATF से जो है वो निकालना ग्रे लिस्ट है ईरान को, ठीक है, वो उनका यहाँ पर आइडिया है। सबसे बड़ी बात, अपने जो बैंकिंग है उसका एक्सेस या बैंकिंग आप कह सकते हो कि नेटवर्क है उसको एक्सपैंड करना, एक्सपैंड के जो एस्टैब्लिश्ड है उसका एक्सेस भी इवन की वेस्टर्न नेशंस को या डिफरेंट नेशंस को अंडर दैट ट्रीटी कि हम FATF को भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो ईरान बीइंग अ नेशन यहाँ पर वो बता सके कि हम किसी भी तरह का टेरर फाइनेंसिंग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ईरान के ऊपर मल्टीपल टाइम एलिगेशन एंड इवन प्रूवन भी है कि जो हुदीज हैं इवन यमन के, या आप देखोगे कि लेबनान के हिजबुल्ला है, तो हमास जो है पैलेस्टीनियन जो ग्रुप था जो कि अब US के द्वारा यहाँ पे आप कह सकते हो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस घोषित कर दिए गए हैं। तो टाइम एंड अगेन जो है ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी अकॉर्डिंगली लगाई गई। FATF तो है ही है, यूनाइटेड नेशंस ने भी इवन हेविली सैंक्शन जो है वो लगाई है ईरान के ऊपर। सो नाउ द पीपल ऑल्सो वांट कि ये सारी सैंक्शन से ईरान मुक्त हो एंड कुछ डेवलपमेंट की यहाँ पे बातें की जा सके, ठीक है। बट अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपको पीछे खींचने वाला भी कोई ना कोई होता है। तो अपोजिशन जो है वो यही बोल रही है कि अगर आप अपना बैंकिंग सिस्टम यानी कि आप अपनी बैंकिंग डिटेल्स बाकी नेशन को या पर्टिकुलरली FATF के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि किसी भी तरह का पैसा अगर नहीं जा रहा है टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए, दे भी देते हो, तो इससे क्या होगा कि आपकी सारी की सारी जो फाइनेंशियल्स हैं वो लीक हो जाएंगी, है ना। तो इससे क्या होगा कि फर्दर आपकी खुद की कंट्री की आप कह सकते हो कि कोई ऐसी प्राइवेसी नहीं रह जाएगी। तो देयर वाज मतलब ऐसी चीजें तो आती रहती है कि जब आप बढ़ते हो आगे कोई ना कोई पीछे आपको खींचने की कोशिश करता है। बट मेजरली जो ईरान की गवर्नमेंट है दे वांट कि उनका रिलेशन बेटर हो सके वेस्ट के साथ यानी कि USA के साथ या यूरोपियन यूनियन के साथ ऑल टुगेदर। एंड सबसे ज्यादा बात है कि रशिया एंड चाइना जो कि उनकी लॉन्ग टर्म एलाइज है उनके साथ
साथ वो ओपनली यहाँ पर ट्रेड कर पाए, ठीक है। तो इसलिए वो सैंक्शन से यहाँ पर मुक्त होना चाहते हैं। एंड FATF की जो ब्लैक लिस्ट है वहाँ से एटलीस्ट वो धीरे धीरे करके शिफ्ट करते रहे, ठीक है, एंड वो बाहर निकल जाए। एंड ग्रे लिस्ट से बाहर निकल के बाद नॉर्मल कंट्रीज की तरह जैसे बाकी सब एग्जिस्ट करते हैं वो अपना ट्रेड यहाँ पे कैरी आउट करना चाहते हैं। तो मेजर ये जो कन्वेंशन है उसको रेटिफाई करने के बाद क्या होगा, एक आइडिया यही हो सकता है कि आप अपने फाइनेंशियल यहाँ पे डिस्कस करते हो, एंड फाइनली आपका जो कन्वेंशन है कि आप किसी भी तरह का टेरर फाइनेंसिंग में या टेरर ग्रुप्स को पनाह भी नहीं देंगे एंड किसी तरह का पैसा भी आप उन तक नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। ये सीधी सी यहाँ पर बात हो रही है। CFT से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेंगे। पहली है आपका स्टेटमेंट, द CFT इज अ ट्रीटी दैट वाज अडॉप्टेड इन 1999। सेकेंड आपकी स्टेटमेंट कह रही है डिनाउंसिएशन, CFT ट्रीटी की ही डिनाउंसिएशन शैल टेक इफेक्ट 1 year फॉलोइंग द डेट ऑन विच नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। अब मैं CFT की यहाँ पे बात करूँ तो ऑल टुगेदर में अगर आप किसकी फुल फॉर्म की यहाँ पर बात कर रही हूँ, दैट इज कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, CFT ट्रीटी इसको बोलते हैं। एंड ये CFT ट्रीटी जो है यूनाइटेड नेशंस के अंडर ही यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस के जब अंडर आप कोई ट्रीटी बनाते हो जनरली उसमें मेजर हाथ किसका होता है, जनरल असेंबली का होता है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने की बात करता है। आई डू एग्री विद यू, बट कोई जब ट्रीटी साइन होती है उसमें अपर हैंड सिंस जो जनरल असेंबली है उसमें मैक्सिमम, अब सिक्योरिटी काउंसिल में तो आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ 15 मेंबर्स हैं। जनरल असेंबली की बात हो रही है जो कि अब काउंटर करने के लिए टेरर फाइनेंसिंग को बनाई गई है ऐसी ट्रीटी, तो वहां पे जनरल असेंबली का रोल ज्यादा होगा क्योंकि 193 नेशंस जो हैं वो इसका पार्ट भी हैं, ऑब्जर्वर स्टेटस पे भी है बाकी सारे नेशंस जो हैं, इवन इफ दे हैव नॉट जॉइन। वैसे मेजरली सारे जितने भी नेशंस उन्होंने ज्वाइन किया है, ठीक है, बट चलो जनरल असेंबली का अगर वो पार्ट बनते हैं इट रीचेज अ वाइडर ऑडियंस, ठीक है। तो इसको अगर आप लॉजिकली भी सॉल्व करने की बात करते तो आप इन दैट केस ऑल्सो इसको ईजिली बता सकते थे। ईयर वाली बात अगर मैं आपको कहूँ तो 1999 में ही इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। कि डिनाउंसिएशन के प्रोसेस में जब हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल नहीं आता यहाँ पर हम बात करते हैं जनरल असेंबली की, ठीक है। जनरल असेंबली में स्पेसिफिकली इसका जाना जरूरी है। तो सेक्रेटरी जनरल जो है उनके यूनाइटेड नेशंस के जो है उन तक यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा कि हम डिनाउंस कर रहे हैं इस ट्रीटी को, ठीक है। एंड ये आपका आर्टिकल 27 बोलता है इसी पर्टिकुलर ट्रीटी का। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म जो है अडॉप्ट की गई थी 9 दिसंबर 1999 को। फर्स्ट न्यूज क्लियर है, ठीक है। देन नेक्स्ट, अहेड ऑफ पैन इंडिया SIR इंटेंसिव रिवीजन की यहाँ पे बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन जो है ट्रैक करने की बात कर रही है वोटर मैपिंग प्रोग्रेस को। तो उन्होंने ये चीज बोली कि टाइम एंड अगेन रिपीटेड डिफरेंट इलेक्शंस के लिए SIR जो कंडक्ट की जानी है। बिहार के केस में अगर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा यहाँ पर न्यूज में चर्चा में इलेक्शन कमीशन विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिव रिवीजन, है ना। तो अब इन्होंने बोला कि पूरे के पूरे इंडिया की यहाँ पे इंटेंसिव रिवीजन हम करना चाहते हैं वापस से, तो दैट इज द राइट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, है ना। वो कर सकता है, उसकी ड्यूटी है, राइट भी क्या ड्यूटी है उनकी, है ना। ये चीज को करना है इलेक्शन कमीशन वापस से इंटेंसिव रिवीजन की बात कर रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे आपको प्रोसेस बेसिकली सिंपल सा बता दिया है कि 2 से ज्यादा स्टेट्स के अंदर इवन 2002-2004 के अंदर ये चीज हुई थी, बट अभी मैपिंग एक्सरसाइज की जा रही है, ठीक है। यानी कि इंटेंसिव रिवीजन को कैरी आउट करने से पहले जो भी एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट है या वोटर्स जो कि अभी रजिस्टर्ड हैं जिसकी लिस्ट किसके पास है, BLO के पास होती है, जो कि आपके बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं जो घर घर जाके आपका डेटा कलेक्ट करते हैं, वही लिस्ट को यहाँ पर वेरीफाई करने की बात की जा रही है, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद क्या होगा कि जो जो चीजों के ऊपर जिस नाम के ऊपर टिक लगता रहेगा, घर घर जाके जब वो देखेंगे जो टिक लगता रहेगा तो आधी आपकी इंटेंसिव रिवीजन ऑटोमेटिकली हो चुकी। अब कोई भी चेंजेस हो गए तो वो अपनी शीट के ऊपर कर सकते हैं। मतलब कहने का यही है कि बिल्कुल सिरे से यानी इनकी शुरुआत से आपको काम यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। तो BLO ऑफिसर्स के पास जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसके बाद मैप करेंगे कि कौन सा घर के अंदर कौन से व्यक्ति अभी एग्जिस्टेंस में है, कोई किसी की कोई डेथ हो जाती है, कभी कुछ भी हो जाता है सिचुएशन, तो उस चीजों को लेकर उसके ऊपर चेंजेस जो है वो करते रहेंगे। तो SIR के लिए आप कह सकते हो कॉन्फ्रेंस जो स्टेट्स एंड यूटीज के साथ यहाँ पर होने वाली है। स्पेसिफिक रोल आउट कैसे किया जाएगा नेशन वाइड, उसके लिए एक लेआउट या प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा। करंट जो असेसमेंट मीटिंग अभी होगी, तो बेसिक से आपको ये बात बताई गई थी। देन आपको करना है पेयर्स को मैच देखना है, मैच भी क्या करना है, देखना है कि करेक्टली मैच है कि नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर स्टेटमेंट्स एंड आर्टिकल्स, ठीक है। बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, क्या ये आर्टिकल 328 हमें बोलता है। Power of the legislature of a state to make provisions with respect to elections of such legislature, आर्टिकल 329। एडल्ट सफरेज की बात क्या आर्टिकल 326 करता है या नहीं। एंड एज फार एज आई रिमेंबर ये चीज तो शायद मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। द थर्ड पार्ट एडल्ट सफरेज की बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था। तो इट इज अ काइंड ऑफ रिविजन जो कि डेली वीडियो देख रहे हैं। तो हाँ मेरी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन। एडल्ट सफरेज जो कि मैं पहले पढ़ा चुकी थी, सिंस आई ऑल्सो रिकॉल दैट, तो मैं आपको ये भी बता चुकी थी कि आर्टिकल क्या है, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट मुझे लगा था कि आप ये करेक्टली मार्क तो करके ही आओगे, ठीक है, कि ए का आंसर, ए जो है करेक्ट आंसर होगा एडल्ट सफरेज 326 के साथ ही जाएगा। 328 एंड 329 को अदला बदली यहाँ पर कर दी गई थी, ठीक है, कि अब हमारा 328 क्या बोलता है कि पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर्स, कि स्टेट, अब यहाँ पर ना बेसिक आइडिया क्या है, 328 की बात हो रही है, देन 326 यहाँ पे आपका रहा, 327 में ना पार्लियामेंट के ऊपर भी है कि पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री, यानी कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट यहाँ पर लिख दिया गया है टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस ऑफ सच रिक्वायरमेंट या सच नेचर, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट यहाँ पे 327 के अंदर आपके पार्लियामेंट को यहाँ पर पावर दी गई है, सिंस अब आप देखोगे स्टेट गवर्नमेंट्स या इवन की स्टेट लेजिस्लेचर्स या इवन की पार्लियामेंट, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा, ठीक है, तो विद द राइजिंग डिमांड्स या चेंजिंग डिमांड्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो 1951 50s या 47 में बनना था, 51 में फुली एप्लीकेबल होता है यहाँ पर, ठीक है, 51 के अंदर, तो फाइनली अब जो है यहाँ पर क्या किया गया है कि उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट ने खुद से, जो कि पहली अब गवर्नमेंट यहाँ पर बनी थी, उन्होंने खुद से कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया नहीं था, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, ठीक है, तो अब द नीड ऑफ द आर एंड द चेंजिंग डिमांड्स क्या क्या, उसके बेसिस पे इलेक्शन के प्रोसेसेस के अंदर चेंजेस लेके आए जाने चाहिए, आइदर स्टेट लेवल पे या आप कह सकते हो सेंट्रल लेवल पे, तो उसकी पावर अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स को यहाँ पर दे दी गई है, ठीक है, तो यही प्रोविजन आपको आर्टिकल 327 विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट बताता है, 328 विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर्स बताता है, 326 आपकी यहाँ पे बात करता है एडल्ट सफरेज की, 329 ऑल टुगेदर आपकी बात करता है कि कोई भी कोर्ट इसके अंदर या इलेक्टोरल मैटर्स को लेकर डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेगा अनटिल अनलेस कोई यहाँ पर इलेक्शन को लेकर मुद्दा क्रिएट नहीं होता, वो जाके सुप्रीम कोर्ट के पास हो सकता है या सुनाया जा सकता है, बात की जा सकती है, बट अदरवाइज पार्लियामेंट जो है वहां पर ये चीज जाएगी, ठीक है, यानी कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी तरह की वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ जो कि डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करता है या इवन की अलॉटमेंट ऑफ सीट्स की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करता है, 327 328 के कॉन्टेक्स्ट में है, वो किसी भी तरह के कोर्ट में नहीं जाने वाला। ये आपको एक तरह से एक्सेप्शन यहाँ पर बताई गई हैं कि कौन से केसेस जो हैं वो कोर्ट के पास नहीं जा सकते, या नो इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और टू द हाउस और ईदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटिशन, स्पेसिफिकली यहाँ पर इलेक्शन पिटिशन की बात आपसे की गई है जबकि फाइल की जाती है, प्रेजेंटेड टू सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। तो आपको यहाँ पर यह बताना चाहिए कि इलेक्शन पिटिशन की बात आपके आर्टिकल 329 में की गई है, ठीक है, कि अगर आपको इलेक्शंस को लेकर यहाँ पर मुद्दा भी है या कोई इश्यू भी है तो आप इलेक्शन पिटिशन फाइल करोगे, जैसे रिट पिटिशन होती है ना हमारे पास, वैसे ही इलेक्शन को लेकर इलेक्शन पिटिशन होती है, ठीक है। तो कभी आगे इलेक्शन कमीशन की बात डिस्कस करूंगी तो मैं इलेक्शन पिटिशन के ऊपर थोड़ा और फोकस करना चाहूंगी यहाँ पर, ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप आइडिया खुद भी ले लेना या आपका होमवर्क भी लगा सकते हो आप, नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन जो हम करेंगे डिस्कस उसमें इलेक्शन पिटिशन भी डिस्कस करेंगे। देन ग्रीन वॉल इन आंध्र प्रदेश टू सेव कोस्ट लाइन फ्रॉम डिग्रेडेशन, तो अब क्या है आंध्र प्रदेश का यहाँ पे आपको डेटा दिया गया है कि 1053 किलोमीटर लॉन्ग जो कोस्ट लाइन है वहां पर थ्रेट टू लाइवलीहुड है, क्योंकि अब आपको पता है वाटर लेवल राइज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो प्रॉपर्टी लॉस भी बहुत ज़्यादा विंड्स की वजह से या इवन टाइड जब आते हैं उस वजह से होता है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 5 किलोमीटर वाइड ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ आंध्र प्रदेश 2030 तक वो बनाना चाहेंगे, जो कि इकोसिस्टम के लिए यहाँ पर बेटर होगी, लाइवलीहुड्स को भी बचाएगी या प्रोटेक्ट करेगी 3 मिलियन प्लस पीपल को एक लिविंग इकोलॉजिकल शील्ड की तरह रहकर, जो कि बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करेगी, क्लाइमेट रेजिलियंस को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो मतलब ये अब 5 किलोमीटर की वाइड यानी कि विड्थ है उसकी, एंड ये ऐसा नहीं होगा कि सीमेंट की बनाई जाएगी, ठीक है, तो ये अब सस्टेनेबिलिटी की बात की जा रही है, एनवायरमेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि प्लांटेशन डिफरेंट तरीके की जा सकेगी, ताकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जैसे मैनग्रोव्स होते हैं ना नेचुरली, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये प्लांटेशन उस टाइम पे बन सके, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको बताया गया है डिफरेंट चीज़ों को कि ये अब क्या है ग्रेट ग्रीन वॉल इन आंध्र प्रदेश 2030 तक बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये एक आइडिया अब जो है या ये मॉडल जो है जनरली हम नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर देखते हैं, ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज में सीमेंट से बनाई जाती है जनरली ये, बट यहाँ पर प्लांटेशन के बेसिस पे देखें तो ग्रीन वॉल जो है उसको बनाया जा रहा है। देन कंसिडर द फॉलोइंग, अब कोस्ट लाइन की बात हुई थी, आपको गोवा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, तमिलनाडु स्टेट्स और यूटीज फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ देयर कोस्ट लाइन, यहाँ पर बताना है कि क्या करेक्ट आंसर है, क्या करेक्ट ऑर्डर बनता है। ये लोएस्ट यानी कि सबसे कम कोस्ट लाइन से सबसे हाईएस्ट की तरफ आपको बढ़ना है। तो करेक्ट आंसर टू दिस इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो बी हमारा क्या कहता है 42513, ठीक है, लक्षद्वीप, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, गोवा एंड देन महाराष्ट्र,
एंड आप बोलोगे कि गोवा की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू तमिलनाडु, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो डेटा है 2025 में ही जो रिविजन हुई थी लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया की, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पब्लिश किया गया था। तो ये डेटा जो है कोस्ट लाइन इन लेंथ और किलोमीटर आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो गोवा का आपको एरिया दिया गया है, देन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप एंड आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ऑल टुगेदर आपको ये आइडिया दिया गया है। सो अब आपको मे बी यहाँ पे कोई गलती नजर आई होगी, आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई है तो प्लीज़ मेरे को बताना कि नहीं समझ में आ रहा है क्या चीज़ है क्या नहीं। ठीक है, सो गलती भी यहाँ पर क्या है मैं चलो आपको खुद ही बता देती हूँ। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन बना रहे होते हैं ना, हम जनरली ये चीज़ों को देखते हैं, बट हम ये चीज़ों को देखना भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या बनना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। देन वेदर सिस्टम ओवर बे ऑफ बंगाल लाइकली टू वीकन सेज आरएमसी। आरएमसी क्या है? द रीजनल मीटरोलॉजिकल सेंटर। ठीक है, तो उनकी तरफ से यही आइडिया आया है कि जनरली अगर हम साउथ साइड को देखते हैं तो बे ऑफ बंगाल अगर हमारा यहाँ पे है, तो वो देख रहे थे कि लिटरली यहाँ पे हमारे पास जो तमिलनाडु की स्टेट है, इवन केरला है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, तो बे ऑफ बंगाल के ऊपर ना इंटेंसिफाई होकर विंड्स जो है जो आप कह सकते हो कि पिक कर रही थी मॉइस्चर, एंड वो साउथ वाली जो स्टेट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल जो कर रही थी। ठीक है, एंड इसी वजह से आइडिया यही था कि शायद यहाँ पर साइक्लोन डेवलप हो जाएगा, कल तक के जो न्यूज़पेपर के अंदर था। ठीक है, बट अब वो देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके बारिश जो है वो कोस्टल रीजन्स के ऊपर आसपास हो रही है यहाँ पर, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि अब मॉइस्चर धीरे धीरे कम हो रहा है, एंड जो साइक्लोन है वो वीकन हो चुका है। साइक्लोन भी क्या है? साइक्लोनिक रेनफॉल इस वजह से हुई है, यानी कि टॉरेंशियल रेनफॉल। टॉरेंशियल रेनफॉल मीन्स कि सडन डाउनपोर यहाँ पर रेनफॉल का हो रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट जो साइक्लोन है वो वीकन होता हुआ नजर आ रहा है, धीरे धीरे करके वो नॉर्थवर्ड्स यानी कि अपवर्ड्स जो है वो मूव करेगा, बट यहाँ पर चांसेस ऑफ इट गेटिंग इंटेंस इज नॉट दैट मच। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है न्यूज़ के अंदर, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब बे ऑफ बंगाल की यहाँ पर बात हुई है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ लॉन्ग लिटोरल बॉर्डर विद बे ऑफ बंगाल। लॉन्ग लिटोरल बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और थाईलैंड। लॉन्ग लिटोरल बॉर्डर, लिटोरल बॉर्डर क्या होता है? पहले तो यहाँ पर जिसके साथ आपका लैंड यानी कि कोस्ट लाइन टच हो रही है, एंड लॉन्ग लिटोरल बॉर्डर के केस में अगर आप देखोगे कि आपसे यही चीज पूछी जा रही है कि सबसे ज्यादा कम क्या है, बस वर्डिंग चेंज की गई है, यानी कि लोएस्ट ऑफ द बॉर्डर या लोएस्ट कोस्ट लाइन अमंग दीज नेशंस। कौन सी ऐसी कंट्री है जो बे ऑफ बंगाल के साथ शेयर करती है? इन सिंपल टर्म्स अगर मैं क्वेश्चन आपको मीनिंग बताऊं तो करेक्ट आंसर इसका आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? द करेक्ट आंसर टू दिस इज हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बात कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडोनेशिया। तो मैं आपको मैप दिखाती हूँ। ठीक है, आपके ऑप्शंस में क्या क्या था हमारे पास? इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। म्यांमार दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर यहाँ पर शेयर कर रहा है। थाईलैंड दिख रहा है आपको, मलेशिया भी वन दिख रहा है। ठीक है, जब हम इंडोनेशिया की बात करते हैं, ये पेनिनसुला वाला जो रीजन है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ छोटी सी टिप है जो कि अपना बॉर्डर शेयर करती है विद बे ऑफ बंगाल। ठीक है, वैसे मेजरली ये इंडियन ओशन के अंदर लाई करता है जब हम इंडोनेशिया की बात करते हैं। तो लॉन्ग नहीं है बट लिटोरल बॉर्डर है। ठीक है, लॉन्ग लिटोरल बॉर्डर के केस में यहाँ पर हमें म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया जरूर नजर आते हैं। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए बन जाता है ऑटोमेटिकली। देन लद्दाख डेलीगेट्स ऑफर टर्म्स ऑफ आर्टिकल 371 बाय द गवर्नमेंट। सो अब क्या है, हमें पता है कि लद्दाख के अंदर टाइम एंड अगेन वो स्टेटहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टेटहुड की डिमांड उनकी चल रही है। ठीक है, सोनम वांगचुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी इसी वजह से यहाँ पर रह चुके हैं, सोनम वांगचुक। ठीक है, अभी भी अरेस्टेड हैं वो, उनके ऊपर कोई भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं आ रही है। आज फार एज आई रिमेंबर तो जोधपुर की वो जेल में है। सो अभी के केस में क्या है कि स्टेटहुड की डिमांड की जा रही है कि जेएनके करंटली जो है फिलहाल, या जेएनके या ऑल टुगेदर, हम लद्दाख की भी यहाँ पे बात करते हैं, जेएनके भी है बट लद्दाख में ज़्यादातर सिंस ये इशू चल रहा है, तो लद्दाख के लोग क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हमें यूटी का स्टेटस आपने ज़रूर दिया हुआ है बट हमें यहाँ पर स्टेटहुड चाहिए, कि हम चाहते हैं कि हमारी खुद की यहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट हो। तो लद्दाख में अगर आप जनरली पॉपुलेशन को देखोगे तो अपर रीजन वाले जो लोग हैं वहाँ पर एसटीज जो है उनकी ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो एसटीज का स्टेटस वो यहाँ पर मांग रहे हैं कि उन्होंने बोला स्टेटहुड तो डिक्लेयर करो ही करो बट हमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसका स्टेटस भी यहाँ पर दिया जाना चाहिए, कि सिंस जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हमें वही चीज़ चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनके साथ उनकी बिल्कुल यहाँ पर मीटिंग दोनों साइड्स की बंद हो गई थी, धीरे धीरे वो नेगोशिएशंस वापस से ओपन हुई हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से उन्होंने ये बोला है कि आप आर्टिकल 371 के अंडर इस्टेब्लिश हो जाइए, एज अ स्टेटहुड आपको हम दे देंगे, बट 371 के अंदर आपको स्पेशल प्रोविजन जो है वो दे दी जाएंगी। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि 371 आपको स्पेशल प्रोविजन तो दे रहा है, बट यहाँ पे जो गवर्नर है ना, उनकी पावर को कहीं ना कहीं ये बढ़ा देता है,
ठीक है। डिफरेंट स्टेट्स में अब क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे हम, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आप देखोगे कि मल्टीपल ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जो कि अब आर्टिकल 371 के अंडर सर्टन सब क्लॉजेज ऑल्सो बहुत सारी ऐसी स्टेटहुड वाला जो प्रॉपर आइडिया है उसको एंजॉय जरूर कर रही हैं, बट पावर्स उसके अंदर वहाँ पे गवर्नर को ज़्यादा दे दी जाती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाती है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्दो एग्जिस्ट करती है, कई स्टेट्स में कर रही है, कईयों में नहीं भी कर रही है। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पर टसल जो है या लॉन्ग टर्म अगर आप देखो वो चीज़ चल नहीं पाती है, जिसपे अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो लद्दाख की स्टेटहुड यहाँ पर जा रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नजर आ रही है। वो बोल रहे हैं नहीं, हम 371 के अंडर यहाँ पर स्टेटहुड नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर शेड्यूल ट्राइब जो है घोषित कर दिया जाए, एंड हम अपने में यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रहना चाहते हैं। बट अब अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो शेड्यूल ट्राइब अगर कोई एरिया घोषित कर दिया जाता है तो वहाँ की डेवलपमेंट जो है वो रुक सी जाती है, ठीक है। बल्कि आपने ये चीज़ को न्यूज़ में, मैं आपको टाइमलाइन बता रही हूँ कैसे, कि न्यूज़ के अंदर आपने देखा होगा कि लद्दाख के रीजन में सरकार यही चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान्स कि उसको एक टूरिज्म स्पॉट जो है बनाया जा सके, एंड जितने भी जो ट्राइबल लोग हैं वहाँ पे जो होम स्टेज हैं वो अपने खोलना शुरू कर सकें, ठीक है। बट ट्राइबल एरियाज़ को लेकर आप अगर आप घूमने भी गए होंगे तो इन जनरल सेंस आपको पता होना चाहिए कि जो कोर ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे नॉर्मल जनता एंड इवन द फॉरनर्स, इवन जैसे मैं ट्राइबल नहीं हूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं अगर ट्राइबल नहीं हूँ तो कोर ट्राइबल एरियाज़ में जाने के लिए मुझे परमिशन चाहिए होगी, एंड वही होम स्टे जो सरकार यहाँ पे प्रमोट करने की बात करती है वो अब क्या होगा, इन दैट सिचुएशन वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, हर एक चीज़ के लिए परमिशन तो आप दे नहीं सकते। प्लस सबसे बड़ी बात, अगर ट्राइबल्स हो तो वहाँ पर आपको फॉरेस्ट राइट्स भी मिलेंगे, फॉरेस्ट राइट्स दिए जाएंगे, डेवलपमेंट के नाम पे अगर फॉरेस्ट है उसको कट भी किया जा सकता है। मल्टीपल ऐसी चीज़ें होंगी जो कि अब सरकार के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स उसको रोकने की यहाँ पे बात कर सकती है। तो यहाँ पर ये टसल चल रही है, तभी वो 371 के अंडर चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी यहाँ पे ऑटोनॉमी वाया गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर रख सके, वेराज स्टेटहुड चाहते हैं लद्दाख के लोग, बट वो बोलते हैं हम एसटी का स्टेटस यहाँ पर लेकर ही रहेंगे। तो ये टसल दोनों के बीच में चल रही है। आगे एंड रिजल्ट क्या होगा वो हमें नहीं पता है, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि 371 के अंडर गवर्नर के पास ज़्यादा पार हो जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसकी नोकझोंक ज़्यादा हो जाएगी। व्हेन इट कम्स टू एसटी स्टेटस तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट की बात या ख्वाब या सपने जो है अब सरकार देख रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो चीज़ पॉसिबल होना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है। देन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोविजंस, ठीक है। तो स्टेट कौन सी है, आर्टिकल 371B, 371F, 371I, सिक्किम, गोवा और असम। हाउ मेनी पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एज ऑलवेज मैं आपको कभी भी ये बेनिफिट नहीं देने वाली, अनटिल अनलेस मैंने आपको नहीं पढ़ाया इस चीज़ के बारे में, तो मैं आपको कभी करेक्ट आंसर नहीं बताने वाली, ठीक है। खुद से पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, आंसर करेक्टली कर पाओगे, तो अगर नहीं पढ़ा होगा तो इन दैट केस आपको मैं बता ही देती हूँ चीज़ें, है ना। तो मैंने आपको बोला था कि 371 की जब हम बात कर रहे थे तो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर महाराष्ट्र एंड गुजरात के केस में देखें तो यहाँ पे 371 के अंडर जो इनिशियली अगर बात करें गवर्नर महाराष्ट्र और गुजरात को डेवलपमेंट बोर्ड्स के अंडर यहाँ पर पावर दे दी जाती है या पावर दे दी गई, ठीक है। तो गवर्नर क्या करते हैं, एक तो हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली तो एग्जिस्ट करती है बट उसकी पावर सडनली कम हो जाती है, क्योंकि जो गवर्नर है इन दैट सिचुएशन क्या कर रहे हैं कि वो अपने ऐसी बॉडीज को इस्टेब्लिश कर रहे हैं जो कि अब क्या देखते हैं कि इक्विटेबली यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। 371A के अंडर अब स्पेशल स्टेटस नागालैंड को दिया जा रहा है जो कि नागालैंड के कस्टमरी लॉज, प्रैक्टिस, लैंड राइट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को यहाँ पर रख सके, ठीक है। 371B असम, प्रेसिडेंट को एक फॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कमेटी बनानी होती है जहाँ पे मेंबर्स जो हैं असम के ट्राइबल एरिया के रिप्रेजेंट करते हैं। 371C मणिपुर, इस्टेब्लिश करती है कमेटी फॉर लेजिस्लेटर्स फ्रॉम मणिपुर्स हिल एरियाज। 371D एंड E की बात करें तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है। प्रेसिडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज इंश्योर करने के लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन के अंदर आंध्र प्रदेश में यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी रखी गई थी, बट लेटर ऑन अगर हम देखते हैं तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हो गई है अब वो उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। F की बात करें सिक्किम ज्वाइन ने जब ज्वाइन किया इंडिया ने तो प्रिजर्व करने के लिए उनके लॉज एंड उनके कस्टम्स को, उनके कल्चर को। मिजोरम की बात करें मीजो पीपल के कल्चर एंड प्रैक्टिसेस को। देन H की बात करें अरुणाचल प्रदेश असाइन करता है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर की टू द गवर्नर। एंड आई के केस में अगर हम देखें गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली एटलीस्ट 30 मेंबर्स यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। एंड जे की बात करते हैं कर्नाटका, स्पेशल स्टेटस टू कल्याण कर्नाटका रीजन, एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड यहाँ पर बना दिया गया कि फंड्स की एलोकेशन प्रॉपर तरीके से उन्हें भी हो सके, ठीक है। तो एसटी का जहाँ पे जब हम शेड्यूल 6 की बात करते हैं तो एक तरह से ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमी या सेल्फ रूल जो है उसका आइडिया जो है वो भी मिल जाता है,
ठीक है, सेल्फ रूल फॉरेस्ट राइट्स, मल्टीपल चीजें जो हैं वो लद्दाख के लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। देन मोदी ट्रम्प स्पीक यूएस इंडिया वर्जन्स वेरी, तो अब यहाँ पर दीपावली के उपलक्ष्य में एक दूसरे को बधाई दी गई, तो मोदी जी को कॉल किया गया, तो यहाँ पर जो ट्रम्प है उन्होंने कोई अलग स्टेटमेंट दी है, एंड इवन की जो मोदी है उन्होंने यहाँ पर बोला है कि उसके बारे में तो चर्चा हुई नहीं। तो ट्रम्प का यहाँ पर यही कहना है कि कॉन्वर्सेशन ट्रेड के बारे में हुई, बट मोर इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये चीज़ बोली कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैंने उनको ये चीज़ बोली है कि हाँ, आप इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं करेगा। ठीक है, मोदी जी ने बोला कि हाँ, रशिया के कॉन्टेक्स्ट में, ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में बात यहाँ पर हुई, बट पाकिस्तान को लेकर तो कोई यहाँ पर चर्चा नहीं हुई है। तो आपस में ये दोनों के बीच में टसल चल रही है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस टाइम पे चल रही है जब एशियन समिट नेक्स्ट वीक, आप कह सकते हो या आई गेस कमिंग वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक या कमिंग वीक के अंदर ही 24 25 अक्टूबर के आसपास, अगर आप देखो कमिंग वीक भी क्या 1-2 दिन के अंदर आप देख रहे हो कि एशियन समिट जो है वो स्केड्यूल्ड है, जहां पर ट्रंप को भी जाना है एंड इवन मोदी जी को भी जाना है। एंड एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है इंडिया की, उनकी तरफ से अभी ये चीज़ को फाइनलाइज नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो इंडिया एंड यूएसए आपस में कोशिश जरूर कर रहे हैं कि सारी सिचुएशन जो है इसको रिजॉल्व किया जा सके। एंड इंडिया की तरफ से मे भी ये चीज़ ट्रंप को बोली गई है कि रशियन ऑयल के साथ उनका जो इंपोर्ट है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर कम कर रहे हैं, जिस पर ट्रंप भी एग्री कर रहे हैं। बट उसके बाद उन्होंने यही चीज़ बोली कि हाँ, रशियन ट्रेड जो है उनके साथ कम हो रहा है, बट अब FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएसए के साथ इंडिया चाहता है कि एक तरह से हो जाए डील, वो फाइनलाइज हो जाए, एंड उसके बाद धीरे धीरे करके जो टैरिफ्स है वो भी रिमूव करने की बात यहाँ पर की जाएगी। एंड FTA अगर होता है तो ऑब्वियसली बात है जो टैरिफ है 50% वो भी कम हो जाएगा। एंड इंडिया जो है इन रिटर्न चाहता है कि अब यूएसए की मार्केट के लिए इंडिया अपनी डोमेस्टिक मार्केट खोले, तो वो भी अपने टैरिफ रेट जो है वो कम करने की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ऑल टुगेदर क्या एंड रिजल्ट होगा वो आने वाले टाइम में पता लगेगा, बट यहाँ पर एशियन की बात हुई है तो हम एशियन समिट की बात करेंगे। ठीक है, तो ऑफिशियल मोटो फॉर एशियन इज वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। देन एशियन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल कंप्राइजेज ऑफ एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स एंड मीट्स एटलीस्ट वंस अ ईयर टू प्रिपेयर फॉर द एशियन समिट, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट। तो छोटे छोटे इंट्रिकेसीज है, मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ। एशियन के बारे में आप पढ़ लोगे, कब स्टैब्लिश हुआ, कौन मेंबर कंट्री है, क्या नहीं, बट अब आप इन डिटेल यहाँ पर डिस्कस करोगे ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअली में कोर क्या है उसकी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या कह रही है यहाँ पर कि जो एशियन नेशंस हैं उनके एक, ऑब्वियसली अगर हम मोटो की बात करें, मैं आपको पिक्चर ही दिखाती हूँ, मोटो की बात करें, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये उनकी वेबसाइट से ही लिया गया है। एशियन डे जो है 8 अगस्त हर साल यहाँ पर मनाया जाता है, मेंबर नेशंस आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। सेकंड, आपको यहाँ पे चीज़ बोली गई कि मीटिंग जो है इनकी एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर होती है। ठीक है, कि जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी एशियन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल की, जो कि कंप्राइज करते हैं एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स को, जो कि एटलीस्ट साल में 2 बार मिलते हैं ताकि एशियन समिट को यहाँ पर प्रिपेयर किया जा सके। मेजर उनका आइडिया क्या होता है, एशियन समिट के लिए मीटिंग हो सके एंड कोऑर्डिनेट किया जा सके कि इंप्लीमेंटेशन कैसी होगी डिसीजंस की एशियन समिट के अंडर, एंड इंप्लीमेंटेशन उसकी बेटर या डिसीजंस जो है वो कैसे लिए जा सकते हैं। कोऑर्डिनेट करना एशियन कम्युनिटी काउंसिल को कि एनहांस कैसे किया जा सके कि पॉलिसी को कोहेरेंटली, एफिशिएंटली, इवन की कोऑपरेशन के साथ साथ कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। कोऑर्डिनेट करना रिपोर्ट्स को, ऑब्वियसली क्या क्या है, कंसिडर करना एनुअल रिपोर्ट सर्वे सेक्रेटरी जनरल को ऑन द वर्क ऑफ एशियन, देन कंसिडर करना रिपोर्ट सेक्रेटरी जनरल की फंक्शंस एंड ऑपरेशंस एशियन सेक्रेटेरिएट एंड कैसे रेलेवेंट बॉडीज के चल रहे हैं, सही तरीके से चल रहे हैं नहीं, एक तरह से ऑडिट ही लगा सकते हो आप। अप्रूव करना अपॉइंटमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरीज जनरल्स अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेक्रेटरी जनरल। तो ऑब्वियसली ये एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एशियन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल का फीचर या फंक्शन की जब हम बात करते हैं। अंडरटेक करना ऐसे टास्क जो कि चार्टर के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं या फंक्शंस जो कि असाइन किए गए हैं एशियन समिट के अंदर इस काउंसिल को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको डिस्कस कर लिया है हमने, एशियन मेंबर्स आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। देन 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट टारगेट अंडर ट्रेड डील टू बी मेट वेल बिफोर 15 ईयर गोल। तो यहाँ पर एफ्टा की बात की जा रही है, जिसको यहाँ पर टेपा का नाम भी दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया का जो है नॉर्डिक नेशंस के साथ आप देखोगे कि 2024 के अंदर जो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, वही नॉर्डिक कंट्रीज इनके साथ अब 2025 की जब हम बात करते हैं वही इंप्लीमेंट हो चुका है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो उसी के अकॉर्डिंगली वो चाहते हैं कि वो जितनी भी अब इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया की तरफ, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट कर दें। तो बेसिकली उन्होंने यही चीज़ बोली कि जो नॉर्डिक कंट्रीज है दे वांट कि हाँ, अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट कर सके, एंड वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऐसे नहीं होंगी कि हम कार्बन फुटप्रिंट से बचने के लिए चीज़ को कर रहे हैं। एक्चुअली में दे वांट कि ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कि ग्रीनर हो, क्लीनर हो, एनर्जी एफिशिएंट हो, फिशरीज एंड मेडिकल इक्विपमेंट के साथ डील करती हूँ, उसके अंदर वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि लॉन्ग टर्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि इंडिया की जो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, टाइम एंड अगेन मैं आपको बोलती हूँ ना कि मार्केट अगर एक कंट्री ने अपनी कंट्री की दूसरी कंट्री के लिए खोल दी है, बट आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो कोई क्यों यहाँ पर आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहेगा।
ठीक है। यानी कि कंट्रीज लाइक सऊदी या इवन दुबई की भी जब हम बात करते हैं तो वहां पर जाकर लोग ज्यादातर सेटल होना क्यों चाहते हैं? रीजन बिहाइंड दैट इज कि टैक्स बहुत कम है, कम क्या इवन कि 0% टैक्स देखने को मिलता है कि जितना आप कमा रहे हो उतना आप यूटिलाइज कर सकते हो, टैक्स आपको नहीं लगेगा। वेयर इज इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जैसे एक कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ किसी चीज की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कंट्री लाइक इंडिया, इवन कि अगर आप यूके की भी बात करो वहां पे बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस है। तो इन दैट सिनेरियो अब लोग कमाए क्या एंड खाए क्या, आधे से ज्यादा सैलरी आपकी क्या चली जाती है, टैक्सेस में चली जाती है। तो इसलिए जो शिफ्ट है वो लोगों का कहाँ जा रहा है, वो दुबई की तरफ ज्यादा हो रहा है। तो वही तरीके से अगर हम रेगुलेशंस की बात करते हैं तो सिमिलर तरीके से उन्हें कंट्रीज की तरफ से यही चीज बोली गई है कि रेगुलेशंस जो है उनमें चेंजेस जरूर रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। एंड उसी चेंजेस में हम पॉजिटिव हैं कि इवन की मोदी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दे आर विलिंग टू मेक दोस चेंजेस एंड रेगुलेशंस एज पर आवर नीड्स एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन मार्केट। अब वो चीज को लेकर वो पॉजिटिव है, इसी वजह से वो चाहते हैं कि $100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है धीरे धीरे करके वो इंडिया की तरफ शिफ्ट कर सके एंड मैन्युफैक्चरिंग हब से क्या होगा, ज्यादातर जॉब्स की अवेलेबिलिटी आप इंडिया में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सिंपल सी आपकी न्यूज थी। देन केरला विल ऑफिशियली बी फर्स्ट स्टेट फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो नीति आयोग की जो 2021 की स्टडी है, केरला का ऐसा स्टेट का जो लोएस्ट पॉवर्टी वाला सिनेरियो है वहां पर ही नजर आया है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि इनिशियली 64,000, यहाँ पर मैं बोलूंगी 64,006 फैमिलीज ऐसी थी जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर थी। तो वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एनालाइज किया कि एक्चुअली उन 64,006 जो फैमिलीज हैं, 64,006 फैमिलीज जो हैं ऑल टुगेदर उनकी क्या क्या इश्यूज हैं। उनके इश्यूज में उन्होंने देखा कि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाना नहीं है, तो धीरे धीरे करके उनको भी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्रोवाइड की गई, गवर्नमेंट ने वहाँ पे उनको घर दिए एंड धीरे धीरे करके आप देखोगे कि इंडेक्स के अंदर इंप्रूवमेंट केरला की होती रही एंड द गवर्नमेंट हैज बीन सक्सेसफुल इन इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी इन केरला। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है व्हेन इट कम्स टू अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, राइट। तो ये नीति आयोग की स्टडी के बेसिस पे अभी अनाउंसमेंट की जानी है, बट ऑब्वियसली बात है केरला जो है ऑफिशियली पहली ऐसी स्टेट जो फ्री ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी होगी। लिटरेसी रेट भी है, एरिया भी ऑल्दो कम है, बट अगर आप देखो एक्सट्रीम पॉवर्टी से भी बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। सिंपल से आपकी न्यूज थी। देन यूनियन गवर्नमेंट प्रपोजेस मैंडेटरी लेबलिंग ऑफ सिंथेटिक एआई जनरेटेड कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। तो आपको ना पर्सनालिटी राइट्स के बेसिस पे कल आपको न्यूज थी, वो थी दिल्ली हाईकोर्ट से रिलेटेड, जहां पे साधगुरु जो हैं, जो कि एक फेमस यहाँ पर स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, उनकी तरफ से पिटिशन हाई कोर्ट के अंदर फाइल की गई थी, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, कि उन्होंने बोला कि उनकी जो वीडियोस हैं वो एआई जनरेटेड तरीके से मिसयूज की जा रही हैं, उन्हीं को ही वॉइस ओवर करके कुछ अलग अलग एजेंडा वाली जो वीडियोस है वो चलाई जा रही हैं, जो उनकी पर्सनालिटी राइट्स के या इम्पर्सोनिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं उसके खिलाफ भी है। एंड इवन एआई एंड वीडियोस ऐसी बन रही है कि एआई और रियल वीडियोस के बीच में यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो जिसके बेसिस पे हाई कोर्ट ने गूगल को स्पेसिफिकली एंड इवन की ये चीज़ मेटा को भी बोली गई है कि ऐसी वीडियोस को जो कि साधगुरु से रिलेटेड है, एआई जनरेटेड है, जो कि उनकी तरफ से नहीं कही गई हैं, टू टेक दैट आउट, ठीक है। तो उसको वहां से निकाला जाए, टू टेक इट डाउन। एंड ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपीटेडली ये न्यूज़ जो है या इवन की जो आप कह सकते हो डिमांड लोगों की रही है कि आजकल एआई एंड नॉर्मल वीडियो के बीच में आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने यही चीज़ यहाँ पर प्रपोज की है कि एटलीस्ट एक डिफरेंशिएशन, जिससे लोगों को ये पता लगे कि क्या रियलिटी है, क्या सच है। क्योंकि अब लोग जो है वीडियोस के थ्रू या आप कह सकते हो विजुअल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, किसी भी, अब जैसे साधगुरु का एग्जाम्पल लेते हैं, उनकी तरफ से भी कोई भी ऐसे प्रोपेगेंडा वाली अगर कोई वीडियो एआई जनरेटेड हो, अब कोई ऐसा नॉर्मल व्यक्ति जिसको नहीं आइडिया है एंड इवन की जो डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता, तो इन दैट सिचुएशन वो क्या करेगा, वो तो उनकी यहाँ पे कहीं भी बात को स्टॉन्च फॉलोअर होते हुए भी मानेगा। तो उससे क्या होगा, उसका इंपैक्ट उसके घर पे जा रहा है, ठीक है, कल्चर में जा रहा है, सोसाइटी में जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या क्या चीजें या क्या क्या चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं उसके बेसिस पे बताया जा रहा है आपको चीजें, है ना। तो अब उस चीज से इंपैक्ट जो है वो फैमिलीज के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर ना आए, इसी वजह से सरकार ने ये चीज बोली है कि हम ड्राफ्ट अमेंडमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड्स रूल 2021 के अकॉर्डिंगली। वहां पे ये चीज बोला जा रहा है कि जो भी यूजर अब एआई जनरेटेड वीडियो अगर लगाता है, या तो वो सेल्फ डिक्लेयर कर दे कि जो कंटेंट उन्होंने अपलोड किया है क्या वो एआई जनरेटेड है या नहीं है। अगर वो नहीं करते हैं तो अब जो गवर्नमेंट है उनके लिए वो लेबलिंग का प्रोसेस करेगी, ठीक है, आइडेंटिफाई करके ऐसी वीडियोस को वो एआई लेबल्ड यहाँ पर बताएगी, ताकि जो 10% अब जो वीडियो है उसके अंदर सपोज अब जैसे वीडियो की स्क्रीन है ना, अब मैं यहाँ पर बना देती हूँ, सपोज कीजिए वीडियो की स्क्रीन है, उसमें जो 10% ऑफ द वीडियो स्क्रीन है ना, सपोज दिस मच, तो वहाँ पे लिख के आना चाहिए मोटा मोटा बड़े बड़े अक्षरों में कि ये एआई लेबल्ड है,
ठीक है, या ये सिंथेटिक कंटेंट है, वीडियो जो है वो सिंथेटिकली बनाई गई है या एआई के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो ये नॉर्म उन्होंने यहाँ पर रखी है, बात रखी है, ताकि जो लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही थी उस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म किया जा सके। प्लस पेनल्टीज़ की बात की जा रही है कि हो सकता है उनको बढ़ाया जा सके आने वाले टाइम में। ठीक है, कि रिपीटेड ऑफेंडर्स या प्रोपेगेंडा के बेसिस पे चीज़ें जो है की जा रही हैं उसे रोका जा सके एआई के नाम पे, कि उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको आज की न्यूज़ जो है बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। प्लस अब वो कोस्ट लाइन वाला क्वेश्चन एक बार देख लेना, आई नो इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो उसको करेक्ट करके, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, को इसको करेक्ट करने के बाद मैं आपको जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डिस्कस कर लूँगी आंसर क्या है। ठीक है, इवन आपको उसमें अपडेशंस जो होंगी वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा आपका फाउंडेशन बैच 2026-2027 का भी अवेलेबल है। ठीक है, एंड जीएस का भी अवेलेबल है, ऑप्शनल्स का भी अवेलेबल है, सेम गोज फॉर द टेस्ट सीरीज। एंड आपका यूपीपीसीएस का 2026 का बैच भी लाइव हो चुका है, जहाँ पे आपकी जीएस की पूरी से शॉर्ट तैयारी प्री एंड मेंस की डायरेक्टली करवा दी जाएगी। बैच शुरू हो चुका है, आपकी क्लासेस भी आई गेस 1-2 दिन में यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। कोई भी डाउट होता है, बैच की इंक्वायरी होती है तो 1800-890-3043 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, या cp.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।